हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि इनकी व्याख्या जो हम आपको बताएंगे, जो अतिरिक्त जानकारियाँ हम आपको देंगे वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हिंदी साहित्य के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी दृष्टियों से बहुत ही उपयोगी और अत्यंत ही लाभकारी होगा। ये टोटल 142 प्रश्नों की सीरीज होगी। देखिए इसमें कितने प्रश्न पूरे हो पाते हैं एक वीडियो में। जो कवर हो पाएंगे, अन्यथा इसके लिए एक दूसरी वीडियो आएगी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इसकी व्याख्या तो उससे शानदार होगी। तो आप लोग बने रहिए ध्यान से। शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। ये विविध प्रश्न होंगे, मतलब किसी एक टॉपिक से नहीं होंगे, किसी एक साहित्यकार से संबंधित नहीं होंगे, बल्कि मिला जुला करके हिंदी साहित्य के लगभग सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, व्याकरण को छोड़ करके। तो इसमें जो है बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की, जो है ये सबसे पहला हमारा है गिरजा कुमार माथुर का जन्म। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही। गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कब हुआ था गिरजा कुमार माथुर का जन्म? कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? अशोकनगर में हुआ था। गिरजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन अब पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो अशोकनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी जो है 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था देवीचरण माथुर। देवीचरण माथुर इनके पिताजी का नाम था। किसके? गिरजा कुमार माथुर के पिताजी का नाम देवीचरण माथुर था। इनकी कविता यात्राओं की शुरुआत जो है मंजीर नामक काव्य संग्रह से होता है। किससे होता है? मंजीर नामक काव्य संग्रह से होता है। जो है जो ये काव्य रचनाएं करते हैं तो उसमें मंजीर नामक काव्य संग्रह से जो है, और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1941 में। तो अब आप देख सकते हैं जन्म हुआ था 1929 में। तो ये 12 साल में जो है इनका मंजीर नामक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। इसी से ये साहित्य जगत में शुरुआत करते हैं। इनको साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था ये आपको बताना है। साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान मिला था। एक बड़ी प्रसिद्ध रचना इन्होंने लिखी थी। किसने? गिरजा कुमार माथुर ने। और वो रचना कौन सी थी ये हम आपको बता दें। तो मैं वक्त के हूँ सामने। 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 इस रचना के लिए जो है इनको मिला था साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और, जो अंग्रेज जी ने सप्तकों का प्रकाशन किया था ये आपको बताना है। गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये प्रथम सप्तक के कवि थे। ये प्रथम सप्तक के कवि थे। और गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर प्रथम सप्तक के कवि थे। 1929 में इनका जन्म होता है। 1984 मृत्यु होती है। अशोकनगर मध्य प्रदेश में जन्म होता है। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दिया गया, तथा मंजीर काव्य से उन्होंने साहित्य जगत में कदम रखा। प्रथम सप्तक के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी से मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु हुई थी, 4 ऑप्शन है। 1553, ये तो गलत है बिल्कुल। 1974, 1980, 1950। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। तो जब मृत्यु के बारे में पूछा गया है तो हमको जन्म के बारे में भी पता होना चाहिए। जन्म कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए।
रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य जगत में कुछ उपलब्धियां हासिल की होंगी, बहुत सी हासिल की हैं, कुछ तो पता ही होना चाहिए, तो देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 1908 में। 1908 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है 1974 में। ठीक है, 1908 में जन्म होता है, 1974 में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ के ये रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ होता है? बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है? बेगूसराय है जो है ये बिहार में, और ये बेगूसराय लगभग पड़ता है भागलपुर के बरौनी। बेगूसराय भागलपुर लगभग पास में है, कुछ किलोमीटर का अंतर होगा। बेगूसराय बिहार में पड़ता है। तो कुछ तथ्य हम लोग जाने, 1918 में इनका जन्म होता, 1908 में जन्म होता है, 1974 में मृत्यु होती है, बेगूसराय बिहार में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके साहित्य जगत में अच्छे अच्छे साहित्यिक रचनाओं के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो किस रचना के लिए मिला और किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो 1959 में इनको जो है साहित्य अकादमी मिला था, 1959 में साहित्य अकादमी मिला, और 1972 में इनको ज्ञानपीठ मिला। 1972 में ज्ञानपीठ मिला। 1959 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको मिला था जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नहीं, जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथ से संस्कृति के 4 अध्याय, साथ से साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद उर्वशी के लिए इनको मिलता है 1972 में, उर्वशी के लिए मिलता है जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी कैसी रचना है? काव्य है, गद्य है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है? यदि कभी ये पूछ लिया जाए, अगर आप ना जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि उर्वशी जो है ये काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह श्रेणी की जो है ये रचना है। इनको राज्यसभा में 1952 में राज्यसभा के 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था। किसको? जो है रामधारी सिंह दिनकर को। एक बार फिर से टोटल चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देख लिया है। किसी ने हमको बुला लिया था कुछ काम के लिए, तो जो है अब अगर आप जो है तथ्यों को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो हम आपको फिर से ऐसे मौखिक बता दे रहे हैं। 1908 में बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म होता है। 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए, और 1972 में इनको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी काव्य संग्रह के लिए, और 1952 ईस्वी में इनको राज्यसभा के लिए 2 कार्यकाल के लिए सदस्य चुना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये बताना है, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? इंदुमती हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में गिनी जाती है। यह जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। इंदुमती किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है ये इंदुमती। ठीक है, और किशोरीलाल गोस्वामी का समय काल कब से कब तक रहा था, ये पूछ लिया जाए तो 1965 से में इनका जन्म होता है। 1965 में इनका जन्म होता है, 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, 1865 में, सॉरी, 1865 में इनका जन्म होता है, 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान कहाँ था? ये काशी में पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अतिरिक्त जानकारियाँ जो इस प्रश्न में नहीं पूछा था। ये एडिशनल जानकारी है जो हम आपको जानकारी जो है क्वेश्चन अगर है तो उससे संबंधित जो है जो साहित्यकार हैं, जो रचना के संबंध में जानकारियां हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, तो प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन में विचार कर रहे होंगे। तो ये जो है रचना 1900 में प्रकाशित हुई थी। ये रचना कब प्रकाशित हुई? 1900 में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में? सरस्वती में। और
इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। काशी में इनका जन्म होता है, 1865 में होता है, 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कितने वर्ष तक जीवित रहे, ये कैलकुलेट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्य जगत में महत्वपूर्ण और बड़ा ही उत्कृष्ट स्थान है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और ढेर सारी चीज़ें हम देखेंगे और जानेंगे भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प हैं इसमें। क्वेश्चन में कौन कौन से विकल्प सामने आए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में 1970 है, 1950 है, 1964 है, 1978 है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब होता है, उसके बाद मृत्यु देखेंगे। जन्म इनका होता है 1886 ईस्वी में। कब होता है? 1886 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है जो है 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इनकी। 64 जो है ये विकल्प में है, ये तीसरा विकल्प, तो यही सही हो जाएगा। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता कहाँ है, ये पूछ लिया जाए तो ये झांसी में इनका जन्म होता है। कहाँ? झांसी में इनका जन्म होता है मैथिली शरण गुप्त का। झांसी किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश वाले तो जाहिर सी बात है जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। लेकिन जो अदर स्टेट के लोग भी देखेंगे तो आप लोग जानते रहिए झांसी जो है उत्तर प्रदेश में है। इनका उपनाम दद्दा है। इनका उपनाम जो है वो दद्दा है। उपनाम इनका दद्दा है। इन्होंने 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य और गीत काव्य कितने लिखे? 17। 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य और 17 जो है गीत काव्य इन्होंने लिखा। ठीक है। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना बड़ी चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध की थी। उनके नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दें। तो साकेत, साकेत की रचना उन्होंने की, बहुत चर्चित है रचना ये। साकेत की रचना इन्होंने कब की थी? तो साकेत की रचना इन्होंने की थी, साकेत की रचना इन्होंने की थी, साकेत की रचना इन्होंने कब की थी? 1931 में। साकेत की रचना 1931 में की थी। एक और इन्होंने महाकाव्य लिखा था जो है भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती इन्होंने लिखा। भारत भारती इन्होंने कब लिखा? भारत भारती इन्होंने लिखा 1912 में। 1912 में। ये जानकारियाँ हम आपको तब तक बताते रहेंगे जब तक हमारी स्क्रीन फुल नहीं हो जाएगी। 1931 में इन्होंने साकेत लिखा, 1912 में इन्होंने जो है भारत भारती लिखा, 2 महाकाव्य लिखे, 20 खंड काव्य लिखे, 17 गीति काव्य लिखे और इनकी जयंती जो है प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 3 अगस्त को इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाई जाती है? कवि दिवस के रूप में। किस रूप में? कवि दिवस के रूप में ये मनाई जाती है इनकी जयंती। ठीक है। एक बार फिर से टोटल जानकारियाँ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 1886 में जन्म हुआ, 1964 में मृत्यु हुई, दद्दा उपनाम इनका था, 2 महाकाव्य लिखे, 20 खंड काव्य लिखे, 17 गीति काव्य लिखे। 1931 में महाकाव्य जो है साकेत की उन्होंने रचना की। भारत भारती की रचना 1912 में की। झांसी में इनका जन्म हुआ था और 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में इनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। किसका? ये मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। इसको किसी दूसरे कलर में देखेंगे, अच्छा लग रहा है ये बार बार कलर जो है क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है ये बताना है। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है ये बताना है।
तो सबसे पहले गोरा बादल कहानी जो है हम देख लेते हैं। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो है किस काल की रचना होगी, किस काल की रचना होगी। नाम से अगर आप देखेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो जो है गिरधर, गोविंद स्वामी, नामदास, प्रभाकर माचवे। तो ये गोरा बादल कहानी के जो रचनाकार हैं वो प्रभाकर माचवे हैं। गोरा बादल कहानी के रचनाकार प्रभाकर माचवे हैं। इनकी जो है कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी। गोरा बादल जो है, जो गोरा बादल कहानी के लेखक प्रभाकर माचवे हैं, 2-3 इनके काव्य संग्रह थे जो बड़े महत्वपूर्ण हुए साहित्य जगत में, जिनको अच्छे कविताओं के रूप में जगह दी गई। तो इसमें है स्वप्नभंग, स्वप्नभंग, स्वप्नभंग है, अनुरक्षण है, अनुरक्षण है, और उसके बाद जो है विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा है। व्यंग संग्रह है तेल की पकौड़ियाँ खरगोश के सींग, व्यंग संग्रह है तेल की पकौड़ियाँ और खरगोश के सींग, ये व्यंग संग्रह है इनके। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे की बड़ी चर्चित, बड़ी प्रसिद्ध रचना है खरगोश के सींग, ये व्यंग संग्रह है। ठीक है। स्वप्नभंग, अनुरक्षण, विश्वकर्मा ये काव्य संग्रह है, और तेल की पकौड़ियाँ खरगोश के सींग ये जो है व्यंग संग्रह है। और प्रभाकर माचवे का जन्म कब हुआ था ये पूछा जाए अगर आपसे, तो 1917 में, 1917 में, 1917 में इनका जन्म होता है। और 1991 में, 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म होता कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1917 में। 1991 में, ये 41 नहीं है, 91 है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ढेर सारी चीज़ें हमने जो है गोरा बादल कहानी के रचनाकार प्रभाकर माचवे के बारे में जानी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम कौन सा है। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता, ये तो आप लोग जान ही रहेंगे, क्वेश्चन आसान है, साधारण सा है। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो एकांकी के जन्मदाता तो जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, भारतेंदु, महादेवी, राम कुमार वर्मा कि रमा सिंह, नहीं, ये राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले थे ये कहाँ के रहने वाले थे, सागर। अब सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था। इनके पिता जो है वो कौन थे, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। और जैसा हम लोग हमेशा साहित्य जगत में पढ़ते आते हैं कि ये बहुत गरीब और आर्थिक रूप से तंगी इन्होंने बहुत झेली, तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं झेला था। ये बहुत संपन्न परिवार से थे। इनके पिता जो है वो डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर मतलब उस समय जो डीएम का पद होता था उस पद पे थे। कौन, ये लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी डिप्टी कलेक्टर थे। 1965 में इनको पद्म भूषण मिला। किसको, 1965 में इनको पद्म भूषण मिला। किसको मिला, इनके पिता को नहीं, राम कुमार वर्मा को। राम कुमार वर्मा को 1965 में पद्म भूषण मिला। इनका जन्म होता कब है ये पूछ लिया जाए तो 1905 में होता है। कहाँ होता है, अभी हमने बताया आपको, सागर मध्य प्रदेश में होता है। तो जब जन्म देख लिए हैं तो मृत्यु भी देख लेते हैं कब हुआ है। अच्छा, मृत्यु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म के हिसाब से आप रचनाओं का आकलन कुछ कर सकते हैं, और लेखकों के या साहित्यकारों के जो क्रम वाले प्रश्न आते हैं उसमें जो भी है
आप क्वेश्चन जब आएगा तो आसानी से इसको लगा ले जाएंगे। इसीलिए अधिकांश प्रश्नों में हम आपको बता दे रहे हैं कि लेखकों का जन्म और मृत्यु कब हुआ है। 1905 में जन्म होता है, 1990 में मृत्यु होती है, 1965 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है ये बताना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, झांसी की रानी रचना उपन्यास के लेखककार कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो झांसी की रानी है इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। झांसी की रानी जो रचना है इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। जयशंकर प्रसाद नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद साहब जो है उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। और अज्ञे जी ने तो लगभग सभी विधाओं पे अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन इसके सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा की बात कर लें तो इनका जन्म जो है हुआ था कहाँ पे, झांसी में। झांसी के रहने वाले थे, ठीक है। एक और साहित्यकार को अभी हमने पढ़ा था, उनका भी जन्म झांसी में हुआ था। और अभी अभी हमने आपको बताया था बहुत डीपली साहित्यकार के बारे में। वो कौन से साहित्यकार थे जिनका जन्म झांसी में हुआ था। ये तो हम वृंदावन लाल वर्मा का जन्म बता रहे हैं झांसी में, तो उन साहित्यकार के बारे में सोचिए। सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको अभी बताते हैं। इनका जन्म हुआ कब था, 1889 में। और 1889 में एक और साहित्यकार का जन्म हुआ था। 1889 में देखिए जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का भी, और 1889 में जन्म होता है वृंदावन लाल वर्मा का भी, ठीक है। 1889 में जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ और 1889 में ही जन्म हुआ वृंदावन लाल वर्मा साहब का भी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1969 में। इनकी मृत्यु कब होती है, 1969 में इनकी मृत्यु होती है। तो एक क्वेश्चन हमने अभी आपसे पूछा था झांसी में और किस साहित्यकार का जन्म हुआ, तो झांसी में जो है गुप्त साहब का, मैथिली शरण गुप्त साहब का भी जन्म जो है झांसी में ही हुआ था। तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है झांसी की रानी। 1889 में इनका जन्म होता है, 1969 में मृत्यु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साकेत किस तरह की रचना है ये बताना है। साकेत कृष्ण मूलक है, हिंदू संस्कृति मूलक है, पुराण मूलक है, रामचरित मूलक है। ये देखिए, कृष्ण मूलक, हिंदू संस्कृति मूलक, पुराण मूलक, रामचरित मूलक। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें किसकी कथा कही गई है, कृष्ण की कथा कही गई है कि राम की कथा गई है कि हिंदू धर्म से संबंधित कथा कही गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये रामचरित मूलक है। साकेत जो है रामचरित मूलक है। ये 12 सर्गों में है। कितने सर्गों में है साकेत, 12 सर्गों में। इसका प्रकाशन वर्ष अभी हमने आपको बताया था ऊपर। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1931 में। 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। इसके साथ एक और रचना का प्रकाशन वर्ष हमने बताया था, भारत भारती का। ये भी क्या पता आगे पूछ ले, तो ये भी आप ध्यान रखिए, 1912 में। और इसको लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इनके जन्म दिवस पर 3 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, कवि दिवस के रूप में। इनका जन्मदिन 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका उपनाम क्या था, दद्दा। इनका उपनाम क्या था, दद्दा, ठीक है। और सारी जानकारियां हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके समय नहीं जाया करेंगे। आप लोग समझदार हैं, ध्यान देंगे। नहीं ध्यान आएगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, ये बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। 4 विकल्प दिए गए हैं। कालिदास हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, सदल मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है।
अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो है खड़ी बोली के विकास में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने ही लगभग यहीं से ये परंपरा की शुरुआत हुई थी। 1826 में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ? आगरा में। 1826 में इनका जन्म होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये अनुवाद इसका करते कब हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद कब करते हैं ये? 1863 में। 1863 में ये अनुवाद करते हैं। कौन सी रचना का? अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम का 1863 में अनुवाद करते हैं। 1826 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। आगरा कहाँ है? पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दिल्ली के पास में है। अच्छा, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये हम बता दें, आप बहुत से साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ भारत को स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारी के रूप में भूमिका अदा की, या अपने पत्र या लेखनी के माध्यम से संसार को जो है भारत देश के नागरिकों को, समाज को जागरूक करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने अंग्रेज़ों की जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन की थी। अच्छी बात हो चाहे ना हो, इन्होंने अंग्रेज़ों की खूब सहायता की। इन्होंने 1877 में एक और रचना का अनुवाद किया था, और वो भी रचना कालिदास की ही थी। उस रचना का क्या नाम है तो आपको बताना है। तो उस रचना का नाम है रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश का अनुवाद इन्होंने किया था 1877 में। और 1863 में अनुवाद किया था जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का। 1877 में अनुवाद किया रघुवंश महाकाव्यम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। 10 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। भारत भूषण होंगे, सिया राम शरण गुप्त जी होंगे, विश्वंभर नाथ शर्मा होंगे, या उपेन्द्र नाथ अश्क होंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें गुप्त साहब होंगे, अश्क साहब होंगे, शर्मा जी होंगे, या भूषण साहब होंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसके जो है चित्रशाला एक कहानी विधा की रचना है, और इसके रचनाकार जो है विश्वंभर नाथ जो है शर्मा होंगे। विश्वंभर नाथ शर्मा होंगे। विश्वंभर नाथ शर्मा की एक प्रथम कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुई थी 1913 में। ये अतिरिक्त जानकारी हम आपको बता देते हैं। 1913 में जो है इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है रक्षा बंधन। रक्षा बंधन इम्पोर्टेंट है ये। रक्षा बंधन कहानी संग्रह जो है इनका प्रकाशित हुआ। प्रथम कहानी संग्रह है ये प्रथम कहानी संग्रह है। और इनके कुल 6 कहानी संग्रह में, कुल 6 कहानी संग्रह में 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी। 300 कहानियाँ प्रेमचंद साहब ने भी लिखी थी लगभग। तो उनके बराबर लगभग कहानियाँ लिखते हैं। लेकिन प्रेमचंद जैसा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान जितना प्रेमचंद को मिला उतना तो नहीं है, लेकिन कहानियाँ उनके बराबर ही लिखी इन्होंने। 1913 में इन्होंने रक्षा बंधन नामक प्रथम कहानी संग्रह का प्रकाशन किया। इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। जन्म इनका कब हुआ? रचना क्रम वाला क्वेश्चन पूछ लेगा तो आसानी होगी। 1899 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1899 में इनका जन्म होता है। अम्बाला में। कहाँ? अम्बाला में। अम्बाला पंजाब में उस समय था। अम्बाला अब इस समय पंजाब में है कि हरियाणा में है ये हमको नहीं पता है, लेकिन जो है उस समय जो है अम्बाला पंजाब में इनका जन्म होता है। अम्बाला में। प्रथम कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ। चित्रशाला कहानी के रचनाकार पूछ लिया जाएगा तो विश्वंभर नाथ शर्मा है। 6 कहानी संग्रहों में इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी।
और 1899 में इनका जन्म होता है पंजाब में। 14 साल में ही इन्होंने इनकी प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दुल्हनी गामोह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, आदिकाल से प्रश्न आ गया है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके रचनाकार कौन होंगे? दुल्हनी गामोह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, के पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। कबीरदास की ये पंक्तियाँ हैं। तो कबीरदास जी के बारे में जो एडिशनल जानकारी है वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। लो जो है, आपको ये जानकारी होगी कि कबीरदास बड़े ही चर्चित हैं और शुरुआत में ही हैं, तो इनको हम लोग जो है कई बार पढ़ते हैं। बड़े अच्छे समाज सुधारक रहे हैं, तो इनके बारे में जानते होंगे। तो जो है हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन तब तक जो है आप लोग वीडियो को अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब अच्छा लगे तो करिए, ना लगे तो ना करिए, लेकिन जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो लेकिन बता ही देते हैं हम आपको, लाइक कर दिए होंगे तो। जो कबीरदास जो है 1398 में इनका जन्म होता है। देखिए, एक प्रश्न पूछ लेता है, हमने देखा है पुराने प्रैक्टिस पेपरों में या पुराने प्रीवियस ईयर के जो विगत परीक्षाओं के पेपर हैं, उसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी इनकी जन्म के क्रम को पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम आपको बता दें, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। 1398 में इनका जन्म हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में इनका जन्म होता है 1398 में। 1518 में इनकी मृत्यु होती है। 120 साल तक ये जीवित रहते हैं। 120 साल तक ये जीवित रहते हैं। इनके गुरु रामानंद थे। इनके गुरु रामानंद थे। और पुत्र पुत्रियों का नाम यदि बात की जाए तो पुत्र पुत्रियों से पहले इनकी पत्नी का नाम देख लेते हैं। लोई इनकी पत्नी का नाम था। कमाल और कमाली, एक पुत्र एक पुत्री। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्रियों के नाम थे। किसके? कबीरदास के। और ढेर सारी जानकारियाँ हैं, साखी शबद रामायणी, ये सारे सब काव्य हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये शुरुआत के और चर्चित आसान से कवि हैं, तो आप लोग जानते होंगे, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? रामचरितमानस की टीका किसने लिखी, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है महेंद्र चरण, दूसरा ऑप्शन है हरिचरण, तीसरा ऑप्शन है जानकी प्रसाद, चौथा ऑप्शन है किशोरीदास। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। रामचरितमानस की टीका बताना है, ये किसने लिखी? तो महेंद्र रामचरण ने लिखी थी। महेंद्र रामचरण ने लिखी थी। और ये किस भाषा में लिखा गया था, ये पूछ लिया जाए तो अवधी भाषा में। ये टीका किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में। नहीं, अवधी भाषा में तो रामचरितमानस लिखा गया है, सॉरी, टीका नहीं, ये अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास, ये रामचरितमानस के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितने कांडों में लिखा गया है? तो ये 7 कांडों में लिखा गया है। 7 कांडों में लिखा गया है। क्या 7 कांडों के नाम आप क्रम से जानते हैं? यह भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है कई बार। यदि जानते हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो हम बताएंगे ही। 7 कांडों में है ये। इसमें 12,800 पंक्तियाँ हैं। कितनी? 12,800 पंक्तियाँ हैं। किसमें? रामचरितमानस में। 1073 दोहे हैं। कितने? 1073 दोहे हैं। इसमें राम शब्द का उच्चारण या राम शब्द का अंकन कितनी बार हुआ है? तो 1443 बार हुआ है। 1443 बार हुआ है। क्या सीता शब्द का अंकन इससे ज़्यादा हुआ है कि इससे कम हुआ है? यानी कि 1443 से ज़्यादा हुआ है सीता शब्द का अंकन या उच्चारण, कि कम हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सीता शब्द का उच्चारण जो है 147 बार हुआ है, बहुत कम है राम शब्द से। तो रामचरितमानस की टीका जो है किसने लिखी? महेंद्र रामचरण ने लिखी। रामचरितमानस किस भाषा का काव्य है? महाकाव्य है ये, अवधी भाषा का।
तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। 7 कांडों में ये विभक्त है। 12,800 पंक्तियाँ इसमें हैं। 1,073 दोहे हैं। 1443 बार राम शब्द का जिक्र इसमें आया है और 147 बार जो है सीता शब्द का जिक्र आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है, ये बताना है आपको। अज्ञेय प्रयोगवादी साहित्यकार हैं। इन्होंने लगभग साहित्य की हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। 1911 में इनका जन्म होता है। किसका? अभी इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, D.H. लॉरेंस और गौतम बुद्ध। तो किसका प्रभाव अज्ञेय पर इनमें से रहा है? तो D.H. लॉरेंस का प्रभाव रहा है। D.H. लॉरेंस का प्रभाव जो है ये रहा है। ये D.H. लॉरेंस थे कौन? ये इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के अंग्रेजी साहित्यकार थे। इंग्लिश साहित्यकार थे ये। इंग्लैंड के अंग्रेजी साहित्यकार थे। अज्ञेय जी का जन्म कब होता है? 1911 में होता है। कब होता है? 1911 में होता है। किसका जन्म? अज्ञेय जी का जन्म होता है। कब मृत्यु होती है? 1987 में मृत्यु होती है इनकी। रचनाएं तो इन्होंने बहुत सी लिखी, तो इतनी ढेर सारी रचनाओं के बारे में नहीं देखेंगे। 1964 में इनको मिला था साहित्य अकादमी, और किस रचना के लिए मिला था ये देख लेते हैं केवल। किस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार के लिए मिला था। आंगन के पार द्वार 1964 में। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन है अज्ञेय पर किस विद्वान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो अज्ञेय पर जो है D.H. लॉरेंस का प्रभाव पड़ा था। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, मृत्यु 1987 में हुई थी। और बात किया जाए तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? कसया कुशीनगर। इस समय जो है, उस समय देवरिया में था। इस समय जब से देवरिया और गोरखपुर काट करके कुशीनगर जिला बन गया, तो अब वो जो है कसया कुशीनगर में आता है। तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये पूछ लिया जाए तो 1964 में मिला था, आंगन के पार द्वार रचना के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है, ये बताना है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। सागर की लहरें उपन्यास किसका है, ये पूछ ले तो सबसे पहले आप बता देंगे उदय शंकर भट्ट का है। सागर की लहरें उपन्यास किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। ये चीज़ें आप जान ही गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम कुछ जानकारी आपको बताएंगे ही। तो उदय शंकर भट्ट का 1931 में पहला काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ था? 1931 में पहला काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हुआ तक्षशिला। काव्य विधा की रचना है ये। 1931 में प्रकाशित हुआ इनका तक्षशिला काव्य संग्रह, ये प्रकाशित हुआ। ये जो है, जो सागर की लहरें उपन्यास है इनका जो है, और एक उपन्यास जो है सागर लहरें और मनुष्य के नाम से, सागर लहरें और मनुष्य के नाम से एक उपन्यास और है। हमको लग रहा है कि ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, सागर की लहरें नहीं बल्कि इसका नाम सागर लहरें और मनुष्य है। इसको हमने लिखा था जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे, तो हमने इसको लिखा था। संभवतः इसका नाम सागर लहरें और मनुष्य है। इस उपन्यास में बरसोवा एक स्थान पड़ता है, बरसोवा, उसी के बारे में ये कथानक बनाया गया है इसका, इस उपन्यास का। बरसोवा अंचल का इसमें चित्रण किया गया है। इसका नाम सागर लहरें और मनुष्य है, जिसका रचना उदय शंकर भट्ट जी करते हैं। बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में।
तो 1898 में इनका जन्म होता है इटावा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। 1931 में जो है तक्षशिला इनका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। तो कितने साल में प्रकाशित हुआ था? 33 साल में। 33 साल में इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन थे? ये बताना है। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध के नाम से हिंदी अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने बहुत कुछ आपको बताया है। क्या क्या चीज़ें याद रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप भूल गए हैं, ये भी हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है मेघनाद वध के नाम से हिंदी में अनुवाद किया माइकल अंग्रेजी उपन्यास का। जो ये है मेघनाद वध जो एक रचना है, एक बंगाली साहित्यकार माइकल मधुसूदन की भी रचना है। ये माइकल मधुसूदन की एक रचना है बंगाली साहित्य में। माइकल मधुसूदन की ये एक बंगाली साहित्यकार हैं, इनकी रचना है जो है मेघनाद वध है। मेघनाद वध, इस रचना की खासियत आप याद रखिए। रचना महत्वपूर्ण नहीं है, इस रचना की विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है। जो माइकल मधुसूदन एक बंगाली साहित्यकार हैं, इन्होंने एक रचना लिखी मेघनाद वध। उसमें जो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण के नायक राम हैं, इस रचना में उनको खलनायक बताया गया है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं। तो कादम्बनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, ये बताना है। कादम्बनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिखेगा इसमें। राजेंद्र जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेंद्र अवस्थी और नरेंद्र शर्मा। तो कादम्बनी मासिक पत्रिका जो थी, इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। ये पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। साहित्यकार और पत्रकार ये दोनों थे। कादम्बनी जो है, कादम्बनी में एक लेख छपता था कालचिंतन के नाम से। कालचिंतन के नाम से एक लेख छपता था कादम्बनी में। उसी के नाते ये जो है पत्रिका बहुत ही मशहूर हुई साहित्य जगत में। तो इसके संपादक की बात अगर की जाएगी तो राजेंद्र अवस्थी, और राजेंद्र अवस्थी की जन्म जो है 1930 में कहाँ हुआ था? जबलपुर में। 1930 में हुआ था जबलपुर में। ठीक है, 1930 में जबलपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी। और प्रयोगवाद की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद की स्थापना हुई थी। और की किसने थी? अज्ञे साहब ने। और अज्ञे साहब का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कसया जो कि पहले देवरिया जिला में पड़ता था, अब पड़ता है ये कुशीनगर जिला में। क्योंकि देवरिया और गोरखपुर को काट करके जो है कुशीनगर जिला बनाया गया था, तो अब जो है ये कसया पहले देवरिया में जो पड़ता था वो पड़ता है कुशीनगर। ठीक है, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से प्रयोगवादी कहानीकार कौन है, ये बताना है। प्रयोगवादी कहानीकार, प्रयोगवादी कहानीकारों की श्रेणी में राजेंद्र अवस्थी आएंगे, जगदीश चंद्र माथुर आएंगे, मोहन राकेश आएंगे कि बेनपुरी आएंगे? इन चारों ऑप्शनों में से एक आपको सही सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश
प्रसिद्ध नाटककार और अच्छे उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 हम देख रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मोहन राकेश के बारे में। तो इनका जन्म होता है 1925 में। 1925 में कहाँ? पंजाब में। पंजाब में मोहन राकेश का जन्म होता है और इन्होंने उपन्यास लिखे अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। दो उपन्यास इनके बड़े प्रसिद्ध थे। दो उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। 3 नाटक इनके बड़े प्रसिद्ध हैं। 3 नाटक कौन कौन से? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? सदाचार की ताबीज जो व्यंग्यात्मक लेख है, तो व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है कौन साहित्य जगत में? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई साहब व्यंग्य के लिए साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। तो सदाचार की ताबीज जो व्यंग्यात्मक लेख है वो हरिशंकर परसाई का है। 1924 में 1924 में इनका जन्म कहाँ होता है? जबलपुर में। जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1924 में। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको जो है 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका जन्म होता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सदाचार की ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि दर्शन, भूमि दर्शन किसका है ये बताना है। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो भूमि दर्शन में जो है आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, अश्क, राजेंद्र यादव, रेणु और नागेंद्र। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। रेणु साहब सही हो जाएंगे इसमें। भूमि दर्शन जो है ये रेणु की है और भूमि दर्शन के लेखक जो रेणु साहब है, फणीश्वर नाथ रेणु, 1921 में इनका जन्म होता है। 1921 में इनका जन्म होता है। एक बिहार में ज़िला है अररिया, अररिया बिहार में। गांव का नाम मुझसे पूछता नहीं, अगर पूछ लेगा तो ये औराही हिंगना है। गांव का नाम औराही हिंगना है। औराही हिंगना में जो जन्म होता है इनका, अररिया बिहार में 1921 में। इन्होंने कुल 63 कहानियाँ लिखी, 63 कहानियाँ। भूमि दर्शन के जो भूमिका के रचनाकार रेणु हैं उन्होंने 63 कहानियाँ लिखी। 1921 में अररिया बिहार में इनका जन्म होता है और 1954 में एक आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, मैला आंचल, जिसका जो है साहित्य जगत में गोदान के बाद सबसे चर्चित उपन्यासों की श्रेणी में दूसरा स्थान है। बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल भी है। ठीक है, और अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रूपाप पत्रिका के संपादक, रूपाप मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। रूपाप मासिक पत्रिका का संपादन कब हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो है ये किसने किया था? 1856, 1938, 1963, 1910। तो इसका जो है संपादन कब हुआ था? तो इसका संपादन हुआ था रूपाप मासिक पत्रिका का 1938 ईस्वी में। और इसको जो है पंत और नरेंद्र शर्मा इसके संपादकों में, प्रसिद्ध संपादकों में आते हैं। पंत और नरेंद्र शर्मा, किसके? रूपाप के, पंत और नरेंद्र शर्मा। इसका जो है प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1938 से।
1938 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। किसका? रूपाब मासिक पत्रिका का। अगला क्वेश्चन देखिए, पंत जो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अब इससे आसान क्या हो सकता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत का। लेकिन अब पंत के जन्म के बारे में आप जानते हैं, पंत की रचनाओं के बारे में जानते हैं क्या? पंत को पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, इनके बारे में आप जानते हैं। महत्वपूर्ण ये है, प्रकृति का सुकुमार कवि तो पंत को कहा ही जाता है, ये बात सत्य है। तो बात कर लेते हैं, पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ था अगर इसकी बात की जाए तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है। 1968 में इनको साहित्य अकादमी मिला। 1968 में इनको साहित्य अकादमी मिला। कौन सी रचना के लिए? कला और बूढ़ा चाँद के लिए। कला और बूढ़ा चाँद के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला 1968 में। और 1900 में इनका जन्म होता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 23। तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य है। तो रामचरितमानस के बारे में आप कुछ तथ्य और फैक्ट हमको आप बताएंगे, तो इनके बारे में जो है कितने तथ्य आपको याद हैं रामचरितमानस के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पुराने क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन आया था रामचरितमानस के टीका के बारे में, जो कि महेंद्र रामचरण ने लिखी थी, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले इसकी भाषा को आप जान लीजिए, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में ये लिखा गया है। कौन सी रचना? रामचरितमानस। इसमें 7 कांड हैं। 2 तथ्य हो गया ये, इसमें 7 कांड हैं। इसमें 12,800 पंक्तियाँ हैं। 12,800 पंक्तियाँ हैं इसमें। ठीक है। 1073 दोहे हैं। 1073 दोहे हैं। 1443 बार राम शब्द आया है और 147 बार सीता शब्द का जो है इसमें आया है रामचरितमानस में। तो ये 8-9 तथ्य हो गए, इसको आप लोग याद रखिए। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रबिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? मंत्रबिद्ध जो है ऑप्शन जो इसमें देखने को हमको मिल जाएंगे, उसमें विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन इसका देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती। 4 ऑप्शन हैं। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप जानते रहेंगे तो सही सेलेक्ट करेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो अंदाज़ा लगाएंगे। अंदाजा में भी सही हो सकता है, तो अंदाज़ ही लगाइए अगर नहीं जान रहे हैं तो मंत्रबिद्ध उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। राजेंद्र यादव, जिनकी शादी मन्नू भंडारी से होती है। दोनों साहित्यकार हैं। एक लंबे समय के बाद दोनों लोगों का डाइवोर्स होता है। राजेंद्र यादव की बात करें तो इनका जन्म जो है 1929 में आगरा में होता है। कहाँ? आगरा में। 1929 में आगरा में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम जो है मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव से एक रचना नाम की पुत्री का जन्म होता है। रचना। ठीक है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों की कुछ बात कर लें जो इन्होंने लिखे हैं, जो साहित्य जगत में मशहूर हैं, चर्चित हैं। तो सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, उल्टा, उखड़े हुए लोग हम नहीं लिख रहे हैं, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। तो कितने उपन्यास हमने आपको बताए? 4। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, उल्टा, 1 इंच मुस्कान,
ये 4 उपन्यास जो प्रसिद्ध हैं साहित्य जगत में, उनके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो मंत्रविद उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। 1929 में आगरा में इनका जन्म होता है। मन्नू भंडारी से इनका विवाह होता है और मन्नू भंडारी और इनके से एक रचना नामक पुत्री का जन्म होता है। 4 उपन्यास आपने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? दिनमान एक पत्रिका है, प्रसिद्ध पत्रिका है। इसके संपादक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके संपादक हैं अज्ञेय जी। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। और अज्ञेय के बाद इस पत्रिका को जिन्होंने संभाला, सराहा, वो हैं रघुवीर सहाय। अज्ञेय के बाद जिन्होंने इसको नई ऊंचाइयां दी वो हैं रघुवीर सहाय। अगर संपादक पूछेगा तो अज्ञेय का नाम लिखेंगे। अगर जो है प्रथम संपादक पूछे, केवल संपादक, तो रघुवीर सहाय नहीं, अज्ञेय बताएंगे। लेकिन यह है कि संपादकों की लिस्ट में जो है ये भी थे रघुवीर सहाय, लेकिन अज्ञेय के बाद इनका नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ये बताना है आपको। किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। किस साहित्य को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? राजेंद्र यादव को, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को, दिनकर को। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है पद्म भूषण की उपाधि से जो है अलंकृत किया गया है। ये पद्म भूषण इनको मिला कब था ये हम आपको बता दें। 1954 में मिला था। 1954 में मिला था। इन्होंने 2 जो है महत्वपूर्ण महाकाव्यों की रचना की थी। 2 महाकाव्य कौन कौन से ये हम आपको बताए थे। गीति काव्य इन्होंने लिखे और 2 महाकाव्य, एक साकेत लिखा इन्होंने, एक साकेत महाकाव्य इन्होंने लिखा और एक और लिखा था इन्होंने महाकाव्य। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इन्होंने कौन से महाकाव्य की रचना की थी, कौन। तो ये बात करेंगे जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनको 1954 में जो है पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है ये बताना है। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है और इसके आरंभकर्ता कौन है? ये अज्ञेय है। प्रयोगवाद के आरंभकर्ता कौन है? अज्ञेय है। प्रयोगवाद का आरंभ जब भी पूछे जाएगा तो 1943 से आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 है। बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी ये बताना है। तो लाला भगवान दीन ने लिखी, पद्म सिंह शर्मा ने लिखी, देव ने लिखी, बिहारी ने लिखी। किसने लिखी बिहारी सतसई की भूमिका? तो पद्म सिंह शर्मा साहब ने लिखी। बिहारी सतसई की भूमिका जो है वो पद्म सिंह शर्मा साहब ने लिखी। तो ये पद्म सिंह शर्मा के बारे में जरा हम जान लेते हैं। इन्होंने साहित्य भारतोदय, समालोचक पत्रों का संपादन किया। कौन कौन से पत्र? साहित्य का, भारतोदय का, समालोचक का। ये 3 पत्रों का इन्होंने संपादन किया। इनको ही सबसे पहले मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। मंगला प्रसाद पारितोषिक किनको मिला? सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा को, जिन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी थी। ये मंगला प्रसाद पारितोषिक सबसे पहले इनको मिला। ठीक है। इनका जन्म की बात अगर की जाए तो इनका जन्म कब होता है? तो 1877 में इनका जन्म होता है। 1877 में कहाँ पे? बिजनौर में। 1877 में बिजनौर में इनका जन्म होता है। ठीक है। कितनी सारी जानकारियाँ आप लोग याद रखिए, ध्यान दीजिए, आगे भी ऐसे देखते रहिए। यशपाल ने, अगला क्वेश्चन है, यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? ये बताना है आपको। यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं?
यशपाल कैसे साहित्यकार थे? यशपाल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे यशपाल किस प्रकार के साहित्य थे। यशपाल जो है मार्क्सवादी साहित्यकार थे। यशपाल मार्क्सवादी साहित्यकार थे। ये मार्क्सवादी साहित्यकार थे। कौन? यशपाल। इनका जन्म जो है वो होता है 1903 में। 1903 में और 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जितने अच्छे साहित्यकार थे उतने ही अच्छे क्रांतिकारी थे। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म होता है, पंजाब में। फिरोजपुर छावनी। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म होता है। इनके बारे में एक विशेष बात ये बता दें कि आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने 14 साल से अधिक जेल की सज़ा काटी और जेल में ही एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका अंग्रेज शासनकाल में जेल में ही भी विवाह हुआ। इसके बाद से किसी साहित्यकार या किसी कैदी का जो है जेल में विवाह नहीं हो, उसके बाद अंग्रेज़ों ने नियमावली ही चेंज कर दी। तो ये ऐसे साहित्यकार थे। यशपाल तो हमें बहुत पसंद हैं। जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो इनसे प्रेम बस हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। वो दुनिया। वो दुनिया इनकी रचनाएं देख लीजिए। वो दुनिया। वो दुनिया। दिव्या। दिव्या उपन्यास है। देशद्रोही। देशद्रोही। फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता। पिंजरे की उड़ान। ज्ञानदान। पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान। वो दुनिया, दिव्या, देशद्रोही, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान। और 1903 में इनका जन्म होता है, फिरोजपुर छावनी, पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंकाल उपन्यास। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में होती है? तो कंकाल, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंकाल को लिखा किसने। कंकाल उपन्यास का लेखन किसने किया, पहले तो ये जान लीजिए, तब इसका समय आप जान पाएंगे। भारतेंदु काल दिया है, छायावाद दिया है, द्विवेदी दिया है, रीति काल दिया है। तो कंकाल उपन्यास की रचना जो हुई थी वो छायावाद में हुई थी। और कंकाल उपन्यास लिखा किसने है? प्रसाद जी ने। प्रसाद जी ने इसको लिखा है। इसमें वर्णन किस चीज़ का है? इसमें वर्णन है धर्म के आवरण के में छल, छद्म एवं अनाचार का वर्णन है। धर्म के आवरण में छल, छद्म, बेईमानी, लूट, माया, भ्रम एवं अनाचार का वर्णन है इसमें। ये 1929 में जो है जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास का प्रकाशन था। ये 1929 में ये कंकाल जयशंकर प्रसाद के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ। यानी कि अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन था तो आप कंकाल को बताएंगे। जिसमें मतलब धर्म के अनाचार, छल छद्म को दिखाया गया है। और बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था। इनका जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, ऐसे सबके जन्म को आप देखते रहेंगे तो जान जाएंगे धीरे धीरे कौन सा साहित्यकार, कौन सा रचनाकार किस काल का है, और क्रम वाले प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास सबसे पहले जान लीजिए कि जो है किसका है और किस पर आधारित है। रंगभूमि उपन्यास ये आप जो है देख लीजिए। रंगभूमि उपन्यास जो है ये किसका है? लोहियावाद पर आधारित है, सुभाषवाद पर, गांधीवाद पर, नेहरूवाद पर। तो रंगभूमि उपन्यास जो लिखा है प्रेमचंद जी ने लिखा है इसको। प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इसका रचना काल जो है रंगभूमि उपन्यास का 1924 से 1925 माना जाता है इसका कार्यकाल।
मतलब प्रकाशन वर्ष इसका 1924-1925 पे माना जाता है और ये गांधीवाद से प्रभावित है। इसमें अंधे सूरदास का कथा कही गई है। इसकी ज़मीन को लोग हड़पते हैं, लेकिन जो है ये उनसे मारपीट, असल में ये दुर्बल और आर्थिक रूप से तंग रहता ही है, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी रहता है, लेकिन यह है कि सत्याग्रही रहता है। तो ये गांधीवादी उपन्यास है, सूरदास इसका नायक है। ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में डिटेल हमने आपको बताया है कि पूर्व के प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये बताना है आपको। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, कि निराला को दिया गया, कि महादेवी वर्मा को दिया गया। 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, यह ध्यान दीजिएगा। तो 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना के लिए, कौन सी रचना के लिए, यामा रचना के लिए ये दिया गया महादेवी वर्मा को 1982 में। कौन सी रचना के लिए, यामा के लिए दिया गया महादेवी वर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया। शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया। 1893 में शाहाबाद बिहार में, 1893 में शाहाबाद बिहार में इनको जो है, शाहाबाद बिहार में पड़ता है, शाहाबाद 1893 में इनको जो है शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक के रूप में नियुक्त किया गया। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। ये आपको बताना है, बहुत चर्चित है साहित्य जगत में। शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष अधिकतर पूछा जाता है या क्रम वाले प्रश्नों में आ जाता है ये। तो देहाती दुनिया का प्रकाशन जो है हुआ था 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई हैं, ज्ञानेंद्र हैं, कमलेश्वर हैं। तो पगडंडियों के जमाना के रचनाकार जो है हरिशंकर परसाई हैं। 1922 में इनका जन्म होता है। पगडंडियों के जमाना 1922 में इनका जन्म होता है, 1922 में। इससे पहले हमने पढ़ा था, कहाँ होता है ये पहले हम आपको बता दें, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1922 में। इनको जो है किस रचना के लिए जो है मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो सदाचार की ताबीज़ के लिए मिला था, सदाचार की ताबीज़ के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1922 में इनका जन्म हुआ, जबलपुर मध्य प्रदेश में। पगडंडियों का जमाना निबंध हरिशंकर परसाई ने ही लिखा। और इसमें जो है क्या लिखा गया है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इस निबंध की विषय वस्तु क्या है, ये बताना है आपको। तो शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। इनकी पहली रचना जो है, इनकी पहली रचना जो है स्वर्ग से नरक जहाँ तक, स्वर्ग से नरक जहाँ तक, स्वर्ग से नरक जहाँ तक ये है इनकी पहली रचना, स्वर्ग से नरक जहाँ तक, ये मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म दर्शन एक रचना है, बौद्ध धर्म दर्शन, इसके रचनाकार कौन हैं। तो बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार जो है ये नरेंद्र देव जी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, अज्ञेय हैं, ये निराला हैं। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन हैं, नरेंद्र देव।
1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सीतापुर में इनका जन्म होता है। 1889 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म होता है। 1889 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म होता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार, तीनों क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। किन्होंने? आचार्य नरेंद्र देव ने। 1889 में इनका जन्म सीतापुर में होता है। ये बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, ये कई बात हम कई बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान इधर उधर भी हो, तब भी आप इसकी जहन में ये चीज़ें बस जाए। ठीक है, स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस कविता से ली गई है? स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? स्वर्ग की कल्पना, ये आपको बताना है। ये किस ग्रंथ से ली गई है? तो परिप्रवास से ली गई है। परिप्रवास से ली गई है, पद्म पुष्पों से ली गई है, पारिजात से ली गई है कि मर्मस्पर्श से ली गई है? तो ये ली गई है जो है पारिजात से। और पारिजात को लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ही लिखा है। इससे ही ली गई है स्वर्ग की कल्पना। आपको हम बता दें कि ये जो है इसका पूर्व नाम था स्वर्गीय संगीत। इसका पूर्व का नाम था इस रचना का स्वर्गीय संगीत, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के जो है पारिजात कर दिया गया। क्या? पारिजात। बाद में इसका नाम बदल के पारिजात कर दिया गया। ये 15 सर्ग में है। 15 सर्गों में ये रचना है इनकी। कौन सी? पारिजात। 15 सर्गों में है। और पारिजात नाम से ही, ये तो काव्य है इनका, ये काव्य है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय का पारिजात। और पारिजात नाम से ही एक साहित्यकार ने, जो कि महिला साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नाम भी पारिजात है। और इस उपन्यास की लेखिका कौन है ये आपको बताना है। तो उस उपन्यास की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, इन्होंने पारिजात नाम का उपन्यास लिखा। अभी हमने बताया जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पारिजात काव्य लिखा, उसमें जो है कितने काव्य, उतने उसमें कितने सर्ग हैं? सर्ग पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है 15 सर्ग हैं। उसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्ग 15 हैं। और उन सर्गों में जो है उसका पूर्व नाम अगर पूछ लिया जाएगा, पारिजात पहले किस नाम से लिखा गया था, तो स्वर्गीय संगीत के नाम से लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? श्याम सिंह शशि एक साहित्यकार हैं। श्याम सिंह शशि एक साहित्यकार हैं। उनको साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? उनको साहित्य अकादमी द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया श्याम सिंह शशि जी को। अगला क्वेश्चन देखिए। कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? तो ये अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी के बारे में हमने बहुत डिटेल में आपको पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया था। वो यदि आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो पुराना क्वेश्चन जब आप देखेंगे रिपीट करके तो आपको मिल जाएगा। कतकी पूनो कविता के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जायसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? जायसी ने जो ग्रंथ लिखा पद्मावत, उस ग्रंथ का नायक कौन है? मनोहर है, रत्नसेन है, लोरिक है, सुजान है। तो रत्नसेन है। जायसीकृत पद्मावत जो ग्रंथ है उसका लेखक जो है वो लेखककार है, उसका नायक जो है रत्नसेन है। उसका नायक जो है वो रत्नसेन है। तो इनके पद्मावत के बारे में जो रत्नसेन, ये कहाँ का राजा रहता है? ये चित्तौड़ का राजा रहता है। चित्तौड़, ये चित्तौड़ का राजा रहता है। और पद्मावती में ये मन का प्रतीक रहता है। रत्नसेन जो है ये मन का प्रतीक रहता है। ये पूछता है कि किस चीज़ का प्रतीक रहता है। और ये
पद्मावती जो है ये सिंघल, जो इसकी नायिका है पद्मावती, जिसके नाम पे पद्मावत इस रचना का नाम पड़ा, ये सिंघल देश की राजकुमारी है। सिंघल देश की राजकुमारी है। सिंघल देश की ये राजकुमारी है। झांसीकृत पद्मावत का नायक रत्न सेन, नायिका पद्मावती, सिंघल देश की राजकुमारी, ये चित्तौड़ का नायक, ये मन का प्रतीक है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? जिसमें विषय प्रधान होता है उस काव्य को क्या कहते हैं? तो उस काव्य को कहते हैं, हम आपको बता दें, प्रगति काव्य। विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? प्रगति काव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? कर्मवीर पत्रिका का संपादन जो है ये हुआ था पहली बार जो है 1920 ईस्वी में जबलपुर से। 1920 ईस्वी में हुआ था जबलपुर से। कर्मवीर पत्रिका का संपादन सबसे पहले 1920 ईस्वी में हुआ था जबलपुर से। ठीक है, और इसका संपादन किया किसने था? इसका संपादन जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। इसका संपादन, कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। 1920 में पहली बार हुआ, जबलपुर से हुआ। और इन्होंने और 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, उसका नाम क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक 2 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया। 1955 ईस्वी में इनको सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1955 में हिमतरंगिणी के लिए। कौन सी रचना के लिए? हिमतरंगिणी के लिए। हिमतरंगिणी के लिए इनको 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कि इसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वियोगी हरि का पूरा नाम, अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है? वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है? तो ये वियोगी हरि का पूरा नाम है हरिहर प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का पूरा नाम है हरिहर प्रसाद द्विवेदी। 1895 में इनका जन्म होता है। कहाँ? छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश में 1895 में इनका जन्म होता है। वियोगी हरि का, हरिहर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने रचना लिखी वीर सतसई। एक वीर सतसई नाम की प्रसिद्ध रचना लिखी इन्होंने। कौन सी रचना? वीर सतसई नाम से। जो वीर सतसई नाम से इन्होंने रचना लिखी, इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला वीर सतसई के लिए। और वीर सतसई इन्होंने लिखी कब थी? 1928 में। 1928 में इन्होंने वीर सतसई लिखी। और इनका जन्म कब होता है? 1895 में, छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन नाट्यकृति का आधार का मुख्य पात्र कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाट्यकृति के आधार का मुख्य पात्र कौन है? ये आपको बताना है। तो ये हैं कालिदास साहब, कालिदास। और आषाढ़ का एक दिन ये एक नाटक है, किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश के बारे में पूर्व में हमने आपको बताया है। इनका जन्म 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की थी और 2 उपन्यासों की इन्होंने रचना की थी। तो नाटकों का नाम हम आपको बता देते हैं, यहाँ नाटक की चर्चा आई है। आधे अधूरे इन्होंने लिखा, लहरों का राजहंस इन्होंने लिखा, आषाढ़ का एक दिन इन्होंने लिखा। 3 महत्वपूर्ण नाटकों की इन्होंने रचना की है। 3 नाटक और 2 चर्चित उपन्यासों की भी रचना इन्होंने की है। नाटक हमने बता दिए, उपन्यास आप कमेंट कर दीजिए। संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? ये बताना है। संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? ये बताना है। तो संविधान की जो है 8वीं सूची में 22 भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। इस समय 22 भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक। पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? ये आपको बताना है। तो ये हैं क्रोचे।
पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक हैं ये क्रोचे। और अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ होता है? अभिव्यंजनावाद की शुरुआत कहाँ होती है? इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के उदय के साथ जो है अभिव्यंजनावाद की शुरुआत होती है। जब इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रिया का उदय हुआ था उसी समय अभिव्यंजनावाद की शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? क्रोचे ने। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का देहांत कब हुआ था? ये बताना है आपको। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का देहांत कब हुआ था ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हमने ढेर सारी डिटेल में चीज़ें आपको बताई हैं, तो ये चीज़ जो है आप जो है जानते होंगे। और इसमें हम सही आंसर आपको बता देते हैं। 1964 में इनका निधन हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1964 में हुआ था। 1964 में इनका जन्म हुआ था और 1886 में इनका जन्म हुआ था। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। दद्दा इनका उपनाम था। दद्दा इनका उपनाम था। ठीक है, अब अगला देखिए, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया? प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया? प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया था 1905 ईस्वी में। यानी कि हिंदी साहित्य में लेखन की शुरुआत या जब इन्होंने की थी, जो इनकी रचना प्रकाशित हुई थी 1905 में, असरारे मवाविद उपन्यास था। असरारे मवाविद, असरारे मवाविद, असरारे मवाविद 1905 में। 1880 में लम्ही बनारस में और 1936 में 56 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। 1880 में लम्ही में इनका जन्म हुआ, 1880 में, और 1936 में इनका निधन हो गया। कहाँ जन्म हुआ था? लम्ही में। लम्ही में इनका जन्म हुआ था। लम्ही कहाँ पड़ता है? ये बनारस में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई ये बताना है आपको। तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका जो है ये आरा से प्रकाशित हुई। कहाँ से? आरा से। मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? आरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वप्नमयी उपन्यास। स्वप्नमयी उपन्यास किसका है ये आपको बताना है। स्वप्नमयी उपन्यासकार जो है, स्वप्नमयी के उपन्यासकार कौन है? वो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। स्वप्नमयी के उपन्यासकार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। ये विष्णु प्रभाकर का तीसरा उपन्यास माना जाता है। ये स्वप्नमयी के उपन्यासकार जो है वो विष्णु प्रभाकर है। इसमें इसकी कथा वस्तु क्या है? इसमें एक माँ की कथा की गई है। एक माता की कथा इस उपन्यास में, इसके संघर्षों की गाथा इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी ये आपको बताना है। और कल्पना पत्रिका ये जो प्रकाशित होती थी हैदराबाद से, झांसी से, बनारस से कि दिल्ली से? तो कल्पना पत्रिका जो है ये प्रकाशित होती थी हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। जो है इसका प्रकाशन जो है 1949 से 1951 तक हुआ। इसका प्रकाशन 1949 से 1951 तक हुआ। इसके प्रधान संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा थे। इसके प्रधान संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा। इसके प्रधान संपादक थे कौन? आर्येंद्र शर्मा। 1949 से 1951 तक जो है इसका प्रकाशन हुआ। 50 क्वेश्चन हम देख लिए हैं। ठीक है, और जो है अब इसके बाद आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 के रूप में होगा। पार्ट 2 के रूप में जो है इसके आगे के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसकी सीरीज़ भी आगे भी आप देखिए, इसी प्रकार से व्याख्या आपको मिलेगी। इस चैनल की वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आई हो, तो चैनल से जुड़ भी सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद।